हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम के क्लासेस। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है होम रूल लीग मूवमेंट एंड द लखनऊ पैक्ट 1916। सो गाइस, होम रूल लीग जो था ये मूवमेंट इंस्पायर्ड था आयरिश होम रूल लीग से। अब आयरलैंड का कनेक्शन कैसे इंडिया में बना गाइस? हमारे यहाँ पे एक लेडी हुई थी, एनी बेसेंट। क्या नाम था उनका गाइस? एनी बेसेंट। वो हमारे इंडिया में आई थी एज अ मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये लेडी 1893 में फ़र्स्ट टाइम इंडिया में आई और फिर इन लेडी ने 1914 में शी जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस समय तक ये जो थी इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था, न्यू इंडिया, जिसमें ये तरह तरह के आर्टिकल छापा करती थी अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। मींस उनके जो पॉलिसीज़ थी जिनको ये देख रही थी कि कैसे आयरलैंड में जो है होम रूल लीग के लिए वहाँ पे लोकल लोगों ने, जहाँ पे आयरलैंड में ब्रिटिश एम्पायर का साम्राज्य था उस समय, आयरलैंड में होम रूल लीग के लिए उन्होंने मांग की थी। होम रूल लीग का मेन एम क्या था गाइस? इसका मेन एम था टू अटेन डोमिनियन स्टेटस, और यू कैन से टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। मीन्स वो ये नहीं चाहते थे कि हमें एक अलग से गवर्नमेंट चाहिए, वो चाहते थे कि हाँ, हमारी पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट के अंदर, हम हमारा जो है राज्य खुद से चलाएं, बट हाँ, जो फॉरेन रिलेटेड मैटर्स हैं या जो और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं तो वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी अपनी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो। तो ये उनकी मेन उस समय डिमांड थी। तो इस चीज़ को देखते हुए 1914 में गाइस फर्स्ट वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गया था। उस समय भी लीडर्स इस असमंजस में थे कि क्या हमें ब्रिटेन वॉर को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस समय हमारे काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर्स जो थे उस वॉर में पार्टिसिपेशन के लिए ब्रिटिशर्स मांग कर रहे थे। वो जो हमारे अलग अलग लीडर्स थे, क्योंकि आपको पता है 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। उस समय बाल गंगाधर तिलक जो थे, जो मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उनको मंडले की जेल में बंद कर दिया गया था 6 सालों के लिए। तो 1915 में जो है बाल गंगाधर तिलक भी वापस आ जाते हैं। तो उस समय बाल गंगाधर तिलक भी आकर के देखते हैं कि यहाँ पे एक अलग ही माहौल है। यहाँ पे कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो मॉडरेट्स की अध्यक्षता में चल रही थी उस समय, वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। तो उस समय बाल गंगाधर तिलक को लगा कि नहीं, अब हमें फिर से आज़ादी की लड़ाई को हवा देनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में वापस से ज्वाइन करना चाहिए, जो कि हमारा स्प्लिट हो गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का 1907 के सूरत स्प्लिट के अंदर। तो अब उन्होंने कहा कि अब मैं तो खुद ज्वाइन करूंगा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, और साथ ही साथ बाकी एक्सट्रीमिस्ट जो भी मेंबर्स हैं उन सबको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो 1915 के सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का विलय हो जाता है। उस समय एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों मिलकर के होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट जो है वो सबके सामने रखते हैं। तो एनी बेसेंट एक्चुअली जो मेन कॉन्सेप्ट रखा था वो एनी बेसेंट ने रखा था, जो इंस्पायर्ड थी आयरिश होम रूल लीग से। तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को अल्टीमेटम देती हूँ कि आप मुझे अपना डिसीजन बता दो। उन्होंने एक्चुअली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो कंबाइन हो गए थे उस समय 1915 के सेशन में, उन्होंने उनके सामने ये रखा कि आप मुझे सितंबर 1960 तक अपना फाइनल डिसीजन बता दो कि क्या आप मेरे फेवर में हो, क्या आप सपोर्ट करोगे मेरे इस डिसीजन को जो मैंने लिया है फॉर मेकिंग द होम रूल लीग। तो अगर हाँ, तो फिर हम मिलकर के होम रूल लीग बनाएंगे। एंड शी स्टार्टेड वेटिंग। और उसी समय इसी 1915 के सेशन में जो थे उस समय वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक बैठे थे, तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, एनी बेसेंट वेट कर रही हैं तो करने दो, तो हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो उस समय जो है बाल गंगाधर तिलक, जब तक कि एनी बेसेंट वेट कर रही थी कांग्रेस के रिस्पॉन्स का, तो तब तक बाल गंगाधर तिलक जो है अपनी एक होम रूल लीग को सेट कर देते हैं। एक्चुअल में इंडिया में 2 होम रूल लीग बनी थी। तो कौन कौन सी 2 होम रूल लीग बनी थी? जो बनी थी वो बनी थी इंडियन होम रूल लीग बनी थी बाल गंगाधर तिलक के अंडर। कब बनी थी? अप्रैल 1916 में बनी थी। कहाँ पे? पूना में, बेलगाम गांव में बनी थी। और जबकि जो दूसरी होम रूल लीग आई वो आई एनी बेसेंट की होम रूल लीग सितंबर 1916 में। और ये कहाँ बनी थी? मद्रास में। कांग्रेस ने तो इनको रिस्पांस नहीं दिया। कांग्रेस ने बोला कि नहीं, हम होम रूल लीग के फेवर में नहीं हैं। तो उस समय फिर ये
एनी बेसेंट जो है अपने एसोसिएट जॉर्ज अरुंडेल के साथ मिल करके अपनी जो है ये होम रूल लीग बना लेती हैं। और इन जॉर्ज अरुंडेल को उन्होंने क्या बनाया अपनी होम रूल लीग का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ लीग, क्योंकि उस समय एनी बेसेंट खुद तो काफ़ी एजड हो गई थी, मीन्स शी वॉज इन हर 60s। तो उस समय उन्होंने वो इतना ज़्यादा एक्टिव खुद से ट्रैवल नहीं कर पाती थी जगह जगह जा कर के। तो एक्चुअली होम रूल लीग का मेन पर्पज़ क्या था कि इससे इन लीग्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग जो हैं कंबाइन होकर के लोगों के साथ बातचीत करते थे, मीटिंग्स करते थे और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उनकी पॉलिसीज़ के लिए जागरूक करते थे कि किस तरह से वो हमारे भारतीय लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। तो इन होम रूल लीग का यही पर्पज़ था। जो तिलक की होम रूल लीग थी गाइस, ये तिलक की होम रूल लीग वर्क कर रही थी महाराष्ट्र में एक्सेप्ट बॉम्बे रीजन, फिर कर्नाटका, बरार और सेंट्रल प्रोविंसेस में। और जबकि जितना भी बाकी बचा हुआ इंडिया था वहाँ पे सारी जगह पे किसकी लीग काम कर रही थी, एनी बेसेंट की लीग जो थी वो बाकी सारे पार्ट्स में काम कर रही थी। जो तिलक की होम रूल लीग थी उसका हेडक्वार्टर मेनली दिल्ली में था और उसकी टोटल 6 ब्रांचेज जो थी उन्होंने बनाई थी। बल्कि वहीं पे बेसेंट की होम रूल लीग काफ़ी ज़्यादा वास्ट थी और उसकी नियर अबाउट 200 ब्रांचेस थी ऑल ओवर इंडिया। और ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ ऑर्गेनाइजेशन कैसे लूज़ ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि जो बेसेंट की होम रूल लीग थी उसमें मिनिमम 3 लोग भी मिल करके एक जो थे ग्रुप जो है वो लीग बना सकता था। बट वहीं तिलक की होम रूल लीग जो थी इससे बिल्कुल ही अलग थी। तो इन कामों के लिए अपनी जो थे मैसेजेस को लोगों के तरफ और ज़्यादा अच्छे से पहुंचाने के लिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपने अपने पेपर्स निकाले थे, जिनमें से बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर्स निकाले जिनका नाम था मराठा और केसरी। अब दूसरा जो था एनी बेसेंट ने भी अपने 2 पेपर्स निकाले थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम से 2 न्यूज़पेपर्स निकाले थे, जिनमें भी ये अपने प्रोवोकिंग भाषण या प्रोवोकिंग आर्टिकल जो थे वो इसमें डालते थे, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आए। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इन दोनों होम रूल लीग के, तो ये चाहते थे कि इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट, यानी डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए इनका अंडर द ब्रिटिश रूल। और इनका एक और मोटिव था, वो था टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स सप्रेशन। और ये लोगों के साथ मिल करके लोगों को न्यूज़पेपर्स के थ्रू, लोगों को मीटिंग्स के थ्रू, अलग अलग भाषण के थ्रू जो है लोगों को उनके साथ जाकर के मिलते थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाते थे। किसके लिए कॉन्फिडेंस जगाते थे कि जो ब्रिटिश हमें सप्रेस कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो है उनको जागरूक करते थे। ये इनका मेन एम था। उसके बाद ये डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है इंडियन गवर्नमेंट की अंदर जो है इंडियंस को मिले, ये भी उनकी एक डिमांड थी। और उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी, टू रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया वाइल मेंटेनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है इंडिया में, ये उन्होंने किसके दायरे में रहकर करी, ये करी उन्होंने कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रिंसिपल्स थे उसी के ऊपर बेस जो थी इन्होंने जो थी ये पॉलिटिकल एक्टिविटी की। मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या मोटिव था कि वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही लॉयल्टी के अंदर काम करें। हम ऐसा नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं यहाँ से बाहर चले जाएं और हम हमारा इंडिपेंडेंट रूल यहाँ पे चलाएं। तो उस समय इन्होंने यही पॉलिसी फॉलो की कि ये सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, ये डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, बट दे वर डिमांडिंग अंडर द ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ की। तो इन्होंने अपनी लीग्स के मैसेज पहुंचाने के लिए दे ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशंस, दे ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एजिटेशंस। देवर उस समय इनकी डेमोन्स्ट्रेशंस, एजिटेशंस और स्पीचेस से क्या फ़ायदा हुआ कि इन्होंने जो था कंट्री में एक स्टर क्रिएट किया, कंट्री में एक माहौल क्रिएट किया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ी इरिटेट सी होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एनी बेसेंट को जो है अरेस्ट किया गया जून 1917 को।
क्योंकि एनी बेसेंट उस समय इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, इतनी ज़्यादा भड़काऊ भाषण आप कह सकते हैं, उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे कि सेडिशियस एक्ट्स लगा करके, सेडिशियस इल्ज़ाम लगा करके कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काती हैं लोगों को, इस इल्ज़ाम पे एनी बेसेंट को जून 1917 में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनके चाहने वाले थे, तो जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में इसके परिणाम से बहुत ज़्यादा रॉयट्स होने लगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाव में आकर के एनी बेसेंट को उनको रिलीज़ करना पड़ता है इन सितंबर 1917 में। उस समय जो इनका मेन डिफरेंस था दोनों के बीच में, जो होम रूल लीग में और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में डिफरेंस आप कह सकते हैं, या फिर होम रूल लीग की क्या सिग्निफिकेंस थी अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये सिग्निफिकेंस थी कि होम रूल लीग जो थी पूरे साल भर जो थी काम करती थी। मीन्स यहाँ पे ये लोगों के कांटेक्ट में आप कह सकते हैं हर दिन या पूरे साल भर वो अपनी मीटिंग्स, अपनी एजिटेशंस, अपनी डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं लोगों के साथ मिल करके करते रहते थे। वहीं पे कांग्रेस का जो सेशन होता था वो साल में बस एक बार दिसंबर के महीने में होता था, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इस मूवमेंट की वजह से, इस होम रूल लीग मूवमेंट की वजह से लोगों का जो था कॉन्टैक्ट पॉलिटिक्स के साथ बढ़ा, और जिसकी वजह से इनके पास एक ह्यूज सपोर्ट बना। किसका सपोर्ट बना था? इस एजुकेटेड इंडियंस का और स्टूडेंट्स का। और ये दोनों लीग के टोटल मेंबर्स की अगर हम मिलाकर के बात करें 1917 में, तो ये नियर अबाउट 40,000 मेंबर्स के आसपास ये नंबर पहुंच चुका था। और उस समय सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं या एजुकेटेड एलाइट्स ही नहीं, बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बप्तिस्ता, G.S. खरपाडे, सर एस सुब्रमण्य अय्यर, कुछ ऐसे फेमस लोग थे जो भी इनके मेंबर बन जाते हैं लेटर ऑन इन 1917 में। और ये जो होम रूल लीग मूवमेंट था, इसमें एक और ऐतिहासिक बात होती है यहाँ पे, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग जो पहली बार इकट्ठे होकर के ये यूनाइट हो जाते हैं थ्रू दिस होम रूल लीग मूवमेंट। और उसी समय इन सारे गतिविधियों को देखते हुए मॉन्टेग्यू जो है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन करते हैं उस समय, मॉन्टेग्यू वाइसरॉय थे उस समय, तो वो डिक्लेरेशन करते हैं जिसको हम ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, जिसमें 1917 में वो ये डिक्लेयर करते हैं कि अब हम जो हैं और ज़्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व करेंगे इन द गवर्नमेंट। और उसके साथ ही साथ इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की पॉसिबिलिटी को रियलाइज़ करने में कहा कि हाँ, हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को थ्रू सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यही नहीं कहा कि हम फाइनली आपको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम धीरे धीरे स्लोली जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे इन इंडिया। सो नेक्स्ट, अब फाइनली फेलियर या डिक्लाइन कैसे हुआ इसका, होम रूल लीग मूवमेंट का? क्योंकि ये लीग रेस्ट्रिक्टेड थी, जैसे कि हमने देखा कि ये लीग किसके साथ रेस्ट्रिक्टेड थी, जो एजुकेटेड लोग थे और जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, मेनली इनके यही लोग मेन पार्टिसिपेंट्स थे। और उस समय जबकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे फेमस मुस्लिम लीडर जो थे वो इनके साथ थे, बट वहीं उनके अलावा बहुत सारे मुस्लिम्स थे जो इस होम रूल लीग मूवमेंट के अगेंस्ट भी थे। कुछ एंग्लो इंडियंस थे जिन्होंने इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। नॉन ब्राह्मण्स ये सोचते थे कि क्योंकि ये आईएनसी जो है ये एक टोटल ब्राह्मण मेजॉरिटी है, हिंदूज़ का सपोर्टर है, तो उस समय नॉन ब्राह्मण्स की हमारी माइनॉरिटी हो जाएगी। तो उन्होंने भी यही सोचा कि ये हमारे हक में इतने ज़्यादा जो है रिफॉर्म्स नहीं लेकर के आएंगे, तो इसलिए उन्होंने भी जो है होम रूल लीग मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। जो कि कौन से एरिया से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे साउदर्न इंडिया के नॉन ब्राह्मण्स ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया। और उस समय एक और भी कारण बना इस होम रूल लीग के फेलियर का। तो उस समय मॉडरेट्स जो थे वो सोच रहे थे कि जो मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स जो अगस्त डिक्लेरेशन हुआ है उससे उनको लगता था कि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी है उनको कि वो रिफॉर्म्स लाएंगे, बट जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो थी इस लीग को शांत कर दिया कि हाँ, उनको लगा कि अब हमें दोबारा हमारी मूवमेंट को आगे चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे रिफॉर्म्स जो हैं ये मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स जो है 1917 वाले वो हमें रिफॉर्म्स दे देंगे। फिर उस समय
एक और घटना होती है सितंबर 1918 में, बाल गंगाधर तिलक को जो है इंग्लैंड जाना पड़ जाता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि सर इग्नेस वैलेंटाइन चिरोल के एक केस में जाना पड़ता है, जहाँ पे इंडियन अनरेस्ट पे उन्होंने एक बुक लिखी थी, और जिसके कारण उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने तिलक को कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बट ये केस काफ़ी लंबा चलने वाला था, तो इस केस को तिलक फाइनली हार जाते हैं। और तिलक की उस समय की एब्सेंस और बेसेंट की इनएबिलिटी, क्योंकि हमने देखा था कि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसके नियर अबाउट 200 आप कह सकते हैं कि 200 जो ब्रांचेस थी, और जिसकी वजह से वो सारी ब्रांचेस थी ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई थी, जिसकी वजह से एनी बेसेंट अकेली लेडी होकर के उन सारी ब्रांचेस को अपनी लीडरशिप के अंडर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से भी ये मूवमेंट जो है वो फेड आउट हो जाता है, इसका डिक्लाइन हो जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट थी 1916 से लेकर के 1918 तक ही मेन जो थी ये मूवमेंट एक्टिव रहती है। फिर 1920 में क्या हो जाता है, जब 1919 में हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश होती है, तो 1920 में गांधी जो है वो उनको प्रोमिनेंस मिलना शुरू हो जाती है, और उस समय होम रूल लीग जो होती है वो मर्ज हो जाती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि उनके पास कोई भी एबल लीडर नहीं होता है वहाँ पे। उनको लगता है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मिल करके कांग्रेस पार्टी एक मेजर लीडिंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा ब्रॉडर वे में काम कर पाएगी। तो उसका विलय हो जाता है, वो मिल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का पार्ट बन जाती है 1920। तो 1921 में फर्दर जा कर के इंडियन होम रूल लीग का नाम अब चेंज हो जाता है टू स्वराज्य सभा। तो ये थी कहानी हमारे होम रूल लीग मूवमेंट की, वो कैसे बढ़ा आगे, कैसे वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ, कैसे वहाँ पे 2 होम रूल लीग बनी, एक तिलक ने बनाई, एक एनी बेसेंट ने बनाई। दोनों के बनने का कारण क्या था? क्योंकि एनी बेसेंट के फॉलोअर्स थे वो तिलक के फॉलोअर्स को पसंद नहीं करते थे, तिलक के फॉलोअर्स एनी बेसेंट के फॉलोअर्स को पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह से अवॉइड करने के लिए कि कोई क्लैश ना फ्यूचर में हो जाए, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग 2 होम रूल लीग बनाई, पर वो तिलक के बाहर जाने की वजह से और एनी बेसेंट के बहुत ज़्यादा लूज़ जो थी लीडरशिप होने की वजह से, प्रॉपर कंट्रोल ना होने की वजह से, वो दोनों जो हैं लीग्स फेल हो जाती हैं, फाइनली आईएनसी में मिल जाती हैं और 1925 में जाकर के अपना नाम ही बदल लेती हैं। बट इन दोनों इस पूरे घटनाक्रम में एक और चीज़ होती है, वो होती है लखनऊ पैक्ट। सो नेक्स्ट इज लखनऊ पैक्ट 1916। लखनऊ सेशन जो हुआ था कांग्रेस का जो था प्रेजेंट किया उसने होम रूल लीग को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जहाँ पे कि उनकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती थी, जिसमें क्या हुआ कि होम रूल लीग ने ऑर्गेनाइज़ की एक, जो तिलक की होम रूल लीग थी उसने ऑर्गेनाइज़ की एक स्पेशल ट्रेन जिसका नाम दिया गया कांग्रेस स्पेशल या फिर होम रूल स्पेशल टू कैरी डेलीगेट्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया टू लखनऊ। तो जहाँ पे डेलीगेट्स को लखनऊ ले जाया गया, और उस फेमस ट्रेन हम कह सकते हैं कि इस समय जो था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 1915 के सेशन में, कलकत्ता सेशन में ये यूनाइट हो जाते हैं, और फिर उस सेशन की जो 1915 का इस 1916 के सेशन में लखनऊ पैक्ट में ये जो है यूनाइट हो जाते हैं। और आईएनसी के उस समय प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? वो बनते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और उस समय जो वाइसरॉय थे लॉर्ड चैमफोर्ड जो थे, उन्होंने रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए थे, जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म थे तो वो भी सजेस्ट किए थे उन्होंने। तो उस समय मुस्लिम लीग जो जिनके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी इस अपॉर्चुनिटी को चाहते थे कि वो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो है जॉइंट हिंदू मुस्लिम प्लेटफॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड करें। तो इस समय हम देख सकते हैं कि लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या होता है, एक तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो जाते हैं और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना भी जॉइंट मुस्लिम हिंदू प्लेटफॉर्म का फ़ायदा लेकर के वो भी इसके साथ यूनाइट हो जाते हैं। तो ये पहली बार हुआ था इस लखनऊ पैक्ट के अंदर कि आईएनसी के लीडर्स हैं और जो मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं उनका एक जॉइंट सेशन होता है। तो वाइज वो कब होता है? वो होता है 1916 में लखनऊ
पैक्ट के नाम से। और उस समय अक्टूबर 1916 में 19 इंडियन मेंबर्स जो थे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे, वो एक मेमोरेंडम बनाते हैं और उस मेमोरेंडम में वो रिफॉर्म्स के बारे में लिखते हैं कि हमें ये रिफॉर्म्स जो है वो चाहिए, और उसको प्रेजेंट करते हैं उस समय के वायसराय के सामने। और नवंबर 1916 में अगेन उन रिफॉर्म्स पे डिस्कशन होता है और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स को सजेस्ट किया जाता है, और फाइनली जो उनके एनुअल सेशन जो लखनऊ में होता है इन दिसंबर 1916, तो आईएनसी और जो मुस्लिम लीग कंफर्म करते हैं एग्रीमेंट को, और उस समय उस एग्रीमेंट को नाम दिया जाता है लखनऊ पैक्ट। और क्योंकि यहाँ पे जो मेन आर्किटेक्ट थे, मेन रोल जिसका हम मान सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मेन रोल जो था उनको यूनाइट करने का, वो प्ले करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, तो जिसकी वजह से सरोजनी नायडू जो हैं उनको नाम देती हैं द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी और द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब क्या क्या रिफॉर्म सजेस्ट हुए लखनऊ पैक्ट के अंदर। सबसे पहला रिफॉर्म जो था, जो होम रूल लीग की मांग थी, दैट वाज सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो वो यहाँ पे रिफॉर्म के तौर पे लाया जाता है। मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मिलती है इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है सारी की सारी कम्युनिटीज़ को, और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है सिस्टम ऑफ वेटेज फॉर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। मींस अगर उनकी माइनॉरिटी जो है लोगों की स्ट्रेंथ जो है कम भी है तो भी उनको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। इंडियन काउंसिल को अबॉलिश किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर है उसको बढ़ा करके 5 साल का किया जाता है, जो ऑलरेडी कम था। फिर सेपरेशन किया जाता है इसी में एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से, और जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यहाँ पे वो इलेक्ट होते हैं थ्रू द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। और उस समय 4/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को भी इलेक्ट किया जाता है और 1/5 को भी नॉमिनेट किया जाता है। और मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनको इनेबल किया जाता है कि दे कैन इलेक्ट देयर ओन प्रेसिडेंट। तो ये सारे कुछ आप कह सकते हैं कि लखनऊ पैक्ट के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए थे जो इंडिया में पहले अवेलेबल नहीं थे। सो नेक्स्ट क्या रिज़ल्ट हुआ इसका लखनऊ पैक्ट का। लखनऊ पैक्ट जो था मेन स्टेप था, किसके लिए था, वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। बट ये आप कह सकते हैं एक वाटर मार्क था, ये शॉर्ट लिव्ड था, इसका लंबे समय तक इम्पैक्ट नहीं चला। आईएनसी ने एक्सेप्ट किया था उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट को। मुस्लिम्स का जो हुआ फर्स्ट टाइम उसने ये चीज़ को माना था कि हाँ ठीक है, मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, इवन सारी माइनॉरिटी क्लासेस को एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। उस समय उनको लगता था कि ये पार्टीज़ के बीच में कम्युनल इलेक्टोरेट जो है फाइनली इस्टेब्लिश हो रहा है, कम्युनल पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश कर रहा है फाइनली कम्युनल पॉलिटिक्स को इंडिया में। इस पैक्ट के थ्रू आईएनसी ने एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ 2 अलग कम्युनिटीज़ हैं और उन 2 कम्युनिटीज़ की जो सोच है, जो इंटरेस्ट हैं वो भी अलग हैं। तो इसलिए इस पैक्ट के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग है वो फोरफ्रंट में आती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ सामने आकर के काम करना शुरू करती है। मीन्स ये उनकी यूनिटी का प्रतीक बन जाता है लखनऊ पैक्ट। सो गाइस, होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट के लिए आज हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट हमारे सेशन जो है हमारा हम लेकर के आएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के साथ। ओके गाइस, see you, take care, thanks for watching and please like, share and subscribe. Thank you, take care, bye bye.